ये तुम्हारा थाइलेकॉइड हो गया। थाइलेकॉइड में से ये हो जाएगा ल्यूमेन का एरिया, बाहर में आ जाएगा स्ट्रोमा। अब इसको एक राउंड पूरा घुमा दो, यहाँ से PS2 से आ जाएगा फेओफाइटिन, फेओफाइटिन पूरा नाम याद करो। फेओफाइटिन के बाद आ जाएगा प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 F के बाद में तुम्हारा आ जाएगा प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से ये जाएगा PS1 में, PS1 से फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फेरोक्सिन और FNR। तीन फैक्टर्स की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट हुआ है। कौन कौन सा? सबसे पहले में याद रखना है तुमको PS2 जो खुद अपने आप में OIC रखा हुआ रहता है और OIC की वजह से ये अंदर के प्रोटॉन को बढ़ाएगा ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन बाहर से अंदर प्रोटॉन लेकर के आया। तीसरा FNR, FNR जो रहेगा ये बाहर में स्टोमा में क्या करवाएगा, H+ जो कम अमाउंट में पहले से थे उनको ये अटैच करवा देगा NADP के साथ में और NADP का ये क्या करवा देगा, रिडक्शन करवा देगा, जिसके ठीक है भाई। चलो तो कंटिन्यू किया जाए पिछले वाले बायो को आज। ठीक, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन जो था इसको देखा हुआ था। अब ध्यान देना, पिछले वाले क्लास में मैंने तुमको पूरे डिटेल में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का फंक्शन बताया है। आज अगर उसके एक भी एलिमेंट को दिमाग से उतारे हुए अगर रहोगे और क्लास अटेंड करोगे, हाँ, तो फिर जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा ऊपर से निकल जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो इसके लिए तुमको प्रॉपरली प्रीवियस हर टॉपिक आना चाहिए, खास करके जो हम लोगों ने PS1 PS2 जो पिछले वाले क्लास में किया हुआ था। क्लियर है? मैं बहुत ही शॉर्ट रिवाइज एक बार तुमको करवा देता हूं विद इमेज और फिर हम लोग चलेंगे हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे या फिर केमी ऑस्मोसिस पे। क्लियर? चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सीक्वेंस में सारी चीजें रहेंगे, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि यही तुम्हारा फिर से रिपीट होगा रेस्पिरेशन में। आ रहा बात समझ में? क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग केमी ऑस्मोसिस का मतलब हो जाएगा हम लोगों का एटीपी सिंथेसाइज करने का पूरा मैकेनिज्म, और सेम टाइप के ही मैकेनिज्म हम लोग को देखना रहेगा जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्म करवाएंगे। भाई हमको तो पता है ना कि मेनली जो एटीपी का फॉर्मेशन रहता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर? ये तो हम लोग का क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में अगर एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है तो इस केस में एटीपी सिंथेसाइज के प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया में उसको दूसरा नाम से बोलेंगे हम लोग। ठीक है? तो इस हिसाब से तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि यही तुमको आगे में फिर से रिपीट करना है। भाई एग्जैक्ट नहीं होगा, बट तुम्हारा जो प्रोसेस रहने वाला रहेगा या थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहने वाला रहेगा वो इससे रिजेंबल करेगा, तो इसीलिए ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलो, तो ये इमेज तो मैंने तुमको दिखा दिया था। क्लियर? ये इमेज मैंने तुमको दिखा दिया था। नेक्स्ट, ये भी हो चुका है। ये हम लोग का हुआ था फॉस्फोराइलेशन। एक बार फिर से इसको रिपीट करवा देते हैं, देखो ध्यान से। दो टाइप के फोटो सिस्टम हो जाएंगे, एक हो जाएगा PS2 मतलब फोटो सिस्टम 2, उधर बनाना उसको, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो तुम्हारा फुलफिल करने वाला रहेगा PS1 का, तो PS2 उधर बनाओगे, PS1 इधर बनाओगे। ये ऑर्डर ध्यान देना है। ठीक है? ये ऑर्डर तुमको ध्यान देना है, और क्योंकि जब हम लोग साइक्लिक वाले प्रोसेस देखेंगे तो वहां पे तुम्हारा PS2 इन्वॉल्व ही नहीं होता। PS2 के पास वाटर को स्प्लिट करने का एबिलिटी होता है, इसी के पास OEC होगा। OEC बोलने का मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। OEC किसके पास होगा? PS2 के पास। ठीक, इसका जो तुम्हारा एक्टिवेशन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर ये पिक पे कब जाता है? ये 680 नैनोमीटर के लाइट पे ये पिक पे पहुंचेगा। तो P680 इस पे लिखा हुआ है, P700 इस पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले मैं एकदम स्पीड में घुमाते हैं। ऑक्सीजन सनलाइट आएगा, सनलाइट जैसे इंसिडेंट हुआ, दोनों के ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एनर्जी का ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा, और रिएक्शन सेंटर से दोनों ही फोटो सिस्टम्स में से साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा, जिनको कि हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था वो जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए ये यहां पे अभी फोटोलिसिस करवाएगा। किस चीज का? वाटर का। H2O का फोटोलिसिस होने के बाद वहां से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वही दो एक अगर H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। हमको तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए, तब के केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाने वाले रहेंगे। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्यों आएंगे? जब यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए रहेंगे तो इस बेसिस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यहां से। लाइट आया,
लाइट आया, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले यहां से, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले यहां से, क्लियर। ये वापस नहीं आने वाले, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करेगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए थे यहां जाने के बाद, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करेगा फोटोलिसिस ऑफ H2O से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम एक बार याद कर लो, ठीक है। सबसे पहले में आ जाएगा फेओफाइटिन, उसके बाद आ जाएगा प्लास्टोक्विनोन, उसके बाद आ जाएगा साइटोक्रोम B6F, ठीक है। हालांकि दो रहते हैं, किसी किसी बुक्स में तुमको ये दो अलग अलग दिखाता है, एक साइटोक्रोम B6 और एक साइटोक्रोम F, ठीक है। एक साथ में साट के उसको लिखो। नेक्स्ट प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन ये सारे हो जाएंगे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। कहां से कहां तक बोलने से, PS2 से PS1 तक। याद रखे रहो, अभी इन्हीं को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। वहां पे तुमको लोकेशन जानना इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे नाम ही अगर याद नहीं रखोगे तो लोकेशन वहां पे तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्लियर, चलो भाई। अब PS1 के जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ये क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले में आ जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आ जाएगा फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन के बाद फिर NADP का रिडक्टेज, मतलब जो FNR, ठीक है, मतलब फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। आ गया होगा इतना समझ में, क्लियर। बस इसी को हम लोग रिपीट करेंगे। एक बार देख लो, ये नॉन साइक्लिक था, एक बार साइक्लिक वाले प्रोसेस को भी देख लो। साइक्लिक वाले प्रोसेस में हम लोग का PS1 ही इन्वॉल्व रहता है। PS1 में सबसे पहले ये गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से फिर ये जाएगा कहां पे, यहां पे नहीं दिया है क्या, आयरन सल्फर, ठीक है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन से फिर प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से आ जाएगा प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन इसको ला करके फिर वापस छोड़ेगा कहां पे, ये PS700 के पास या PS1 के पास, क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा भाई साइक्लिक प्रोसेस। बस इतना ही प्रोसेस तुमको दिमाग में बिठाना है, क्लियर है, इतना ही प्रोसेस तुमको दिमाग में बिठाना है। अब दोनों को साट के हम लोग एक साथ क्या बोलना चाहिए, वो तुम्हारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में यूज करने वाले। एक्चुअली में वो जो प्रोसेस है वो तुम्हारे एटीपी सिंथेसाइज का मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी में है नहीं, ठीक, तुम्हारे बुक में भी इतना ही अनक्लियर टाइप का दिख रहा होगा। अच्छा, दिख रहा है क्या तुमको? हाँ, ऑनलाइन में क्या है, स्क्रीन का चीजें अच्छे खासे रिफ्लेक्ट हो जाता है कैमरा से, बट जब लाइव देखोगे इसको तो तुमको आधे चीजें ब्लर दिखेगा। अरे मेरे को इसका आधे चीजें ब्लर दिख रहा है, ठीक, लेकिन तुमको ये अभी ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिख रहा होगा। तो कैमरा ऑनलाइन में बस ये एक बेनिफिट हो जाता है भाई कि चीजें जो है वो क्लैरिटी के साथ में दिखना चालू, अगर नेटवर्क सही रहा तो, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो ये हम लोगों को पूरा का पूरा कवर करना है, लेकिन इस वाले डायग्राम से नहीं, हम लोग अपना डायग्राम खुद बनाएंगे। आ गया होगा समझ में, ठीक है। हम लोग इतना ही डिटेल देखेंगे, बट इसमें थोड़ा सा और डिटेल तुमको दिख रहा होगा, नाम वगैरह दिख रहा है क्या? हाँ, इसमें और ज्यादा डिटेल में तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। हम लोग एक्चुअली यही डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, क्लियर। चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या फिर केमी ऑस्मोसिस लिखो। केमी ऑस्मोसिस, इसको प्रपोज करने वाले या इसको बताने वाले या ये हाइपोथेसिस देने वाले जो इंसान का नाम है वो हो जाएगा पीटर मिशेल, ठीक है। तो प्रपोज्ड बाय पीटर मिशेल। पीटर मिशेल, ठीक, पीटर मिशेल ने इसको प्रपोज किया हुआ था। एक्चुअली में ये है क्या बोलोगे, तो मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसाइज ऑफ एटीपी। मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ या सिंथेसाइज ऑफ एटीपी, क्लियर। एटीपी बनाने के मैकेनिज्म को ही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। अब ध्यान देना, हाइपोथेसिस को तो मैंने तुमको केमिस्ट्री वाले क्लास में भी क्लियर किया हुआ था, ठीक है। हाइपोथेसिस जो रहता है बेसिकली ये बिना किसी एविडेंस के
बिना किसी एविडेंशियल प्रूफ के कोई सा एक थ्योरी को प्रपोज करने को हम लोग बोलते थे हाइपोथेसिस। फिर आगे चल करके भाई ये प्रूफ भी हो गया है, ठीक है। आगे तो पहले जब ये आया हुआ था तो ये हाइपोथेसिस के फॉर्म में था, तो इसीलिए तुम्हारे बुक में, मोस्टली बुक्स में इसको हाइपोथेसिस के नाम से ही दे दिया जाता है, बट एक्चुअली में आगे चल करके प्रूफ भी हो गया विथ एविडेंस, ठीक है। इसी वजह से फिर हम लोग इसको पूरे के पूरे थ्योरी के हिसाब से अब पढ़ने वाले हैं। हालांकि तुम्हारे बुक में भी नाम हाइपोथेसिस के नाम से ही दिया हुआ है। क्लियर क्लियर आ गया होगा ये समझ में। चलो अब एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट किन किन चीजों का होता है, तो पहले इसमें लिख लो रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले तो तुमको चाहिए भाई एक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। एक चाहिए भाई प्रोटॉन पंप। सारे नाम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि नाम पहली बार में अगर तुमसे याद हो गया तो फंक्शंस बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगे, और नाम ही अगर याद नहीं होगा तो फंक्शन में आधा भेजा तो तुम्हारा नाम को याद करने में चला जाएगा। आ रहा बात समझ में। तो इसी वजह से मैं बोलता हूं नाम को मेरे साथ साथ रट लो पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्रोटॉन पंप। फिर इसमें चाहिए होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या होता है देखेंगे, डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब हो जाएगा प्रोटॉन का डिफरेंस। और क्या चाहिए भाई, लाइट रेस चाहिए। बिना लाइट रेस के तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं और प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा नहीं, तो इसमें से हो जाएगा ये रेडिएशन एनर्जी। ठीक, तो इन सब चीजों का रिक्वायरमेंट होगा भाई हम लोगों को केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को कंटिन्यू करने के लिए। जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर 2 पेजेस बनाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पेज में मैं एक खाली छोड़ दूंगा जिसमें कि हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को लिखते हुए चलेंगे, और उसके अगले वाले पेज में हम लोग अपना बेहतरीन सा डायग्राम देखेंगे। तो मेरे साथ साथ डायग्राम को भी बनाते हुए चलना। ध्यान देना, आज एक क्लास में अगर ये याद हो गया, हाँ तो याद हो गया, और अगर ना हुआ हाँ तो भाई भूल जाओ कि तुमसे और 11th में ये याद होने वाला होगा। इसीलिए भले ही मैं धीरे धीरे लेकर के चलूंगा, एक ही क्लास में, आज ही की क्लास में पूरा प्रोसेस याद करोगे, क्योंकि ये याद हो जाएगा तो तुम्हारा जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था, मतलब फोटोफॉस्फोराइलेशन का साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, वो दोनों भी साथ ही साथ तुम्हारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसको यहीं पे याद करने का कोशिश करोगे। जल्दी नोट डाउन करो इतने को। अच्छा हाँ, एक चीज और तुम लोग को बताना था भाई, कल मैंने तुम लोगों को वो क्वांटम रिक्वायरमेंट में मैंने प्रोटॉन लिखवाया है, ठीक है। तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। खैर गलती तो मेरा ही है उसमें, कोई ऐसा हालांकि हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ था केमिस्ट्री वाले क्लास में कि एक फोटोन आता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। देखे थे ना भाई एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक फोटोन आता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक्चुअली में वो जो है वो फोटोन के बेसिस पे हम लोग को आंसर देना होता है, बट वहां पे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे तो मैंने इलेक्ट्रॉन के नाम से उसको तुमको लिखवा दिया था। क्वांटम रिक्वायरमेंट को रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको अगर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हो तो इलेक्ट्रॉन के जगह पे फोटोन लिख लो, फोटोन। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन लिखवाना था तो उसमें रिलीज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखवाना था मेरे को, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, उसको काट करके इलेक्ट्रॉन की जगह पे नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड लिखो, ठीक है। वो हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्वांटम रिक्वायरमेंट में क्वांटम मतलब समझ में आता है ना, वो भी तो केमिस्ट्री में पढ़े हुए थे भाई। क्वांटा, क्वांटा का मतलब हो जाएगा एक पार्टिकल ऑफ लाइट। क्लियर। पैकेट के फॉर्म में जो छोटा सा तुम्हारा लाइट का पार्टिकल रहेगा इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटा, तो वहीं से निकल करके आया है क्वांटम, ठीक है। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब हो जाएगा अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्वांटा रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। उसका आंसर था 8 फोटॉन्स, 8 फोटॉन्स। और 8 फोटॉन्स आएंगे तो वहीं से 8 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे तो इसी के चक्कर में मैंने इलेक्ट्रॉन्स के ही बेसिस पे उसको लिखवा दिया था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर तुम्हारा होगा 8 फोटॉन, ठीक है। 8 फोटॉन्स हो गया होगा ये। चलो नेक्स्ट। अच्छा एटीपी बना रहा है ना, एटीपी बना रहा है तो एटीपी सिंथेटेज का भी तो रिक्वायरमेंट होगा भाई, लिख लो। एक और चीज यहाँ पे, एटीपी सिंथेटेज,
F1 F0 हम लोगों ने देखा हुआ था, आज तुमको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। F0 F1 जो है ये काम कैसे करेंगे, क्या लिख रहे थे यहाँ पे, हाँ एटीपी सिंथेटेज। बिना बिना इस एंजाइम के एटीपी बनाओगे कैसे, ठीक है। तो ये F1 के पास में ये प्रेजेंट होता है। F1 मतलब हेड के पास में, हेड के पास में एटीपी सिंथेटेज रहता है, यही एटीपी को सिंथेसाइज करने का काम करेगा। चलो भाई ठीक है, देखो तुम एक काम करना, तुम्हारे पास 2 पेजेस हैं, क्लियर। एक काम करो, इस वाले पेज में इधर डायग्राम बना लो और उसका डिटेलिंग जो है वो बाजू में लिखते चलो, तो डायग्राम बनाने के साथ साथ में तुम्हारा डिटेलिंग भी होते चलेगा और आधे से ज्यादा चीजें तुमको बनाते बनाते ही याद हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलो भाई। तो ये सारा प्रोसीजर हम लोग को करवाना कहां पे है, थाइलेकॉइड में। क्लियर, थाइलेकॉइडल मेम्ब्रेन में। तुमको मैंने क्लोरोफिल का लोकेशन भी बताया हुआ था। तो थाइलेकॉइडल मेम्ब्रेन में तुम्हारे ये सारे के सारे PS1 भी प्रेजेंट होता है, PS2 भी प्रेजेंट होता है, और ये जितने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तुमको दिख रहे हैं ये सारे के सारे तुम्हारे प्रेजेंट होंगे कहां पे, थाइलेकॉइडल मेम्ब्रेन पे। इसी वजह से रिक्वायरमेंट में सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, क्योंकि बिना मेम्ब्रेन में का ये रिएक्शन जो है या फिर ये जो प्रोसेस है ये पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर, चलो भाई। आ गया होगा, हाँ क्लियर है, ठीक है। चलो अब यहां पे हम लोग बनाएंगे क्या, सबसे पहले तो ये देख लो, यहां पे तुम्हारा एक प्रेजेंट होगा बेस और इधर आ जाएगा भाई इसका हेड, F0 F1, ठीक है, F0 F1। बाद में इसको छोटा कर दूंगा क्योंकि नीचे में फिर एटीपी बनाना भी तो है, पहले ये ज्यादा। अच्छा इसको एक काम करते हैं, मैं यहीं से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, वेट, ऊपर, बस इतने से काम चल जाएगा। अब ध्यान देना, एक एक चीजों को अच्छे से दिमाग में बिठाते हुए चलो और चीजों को साथ साथ में रिप्रेजेंट करते हुए चलो, ठीक। हो सके तो मेरे साथ साथ ही डायग्राम निपटा दो, ज्यादा कुछ नया नहीं करना है हम लोगों को, बस उन्हीं सारे एलिमेंट्स को लिखना है जिसके बारे में हम लोगों ने फोटो फॉस्फोराइलेशन में किया हुआ है, वो भी नॉन साइक्लिक वाले में, पूरा चिपका दो पूरा, ठीक है। चलो यहां पे सबसे पहले में आ जाएगा PS1, PS2, ये आ गया PS2, इधर ही ले लें क्या, यहां पे ले लें PS1, PS1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब सनलाइट आएगा तो भाई दोनों ही PS मतलब दोनों ही फोटो सिस्टम्स पे साथ में आने वाला होगा। हम लोग एक एक करके यहां से निकालते हुए चलते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये दिमाग में बिठा लेना कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे एक साथ में निकलना स्टार्ट होंगे। क्लियर है, क्लियर है, चलो देखो, सबसे पहले यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा कहां, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा कहां, ध्यान देना, ये जाएगा सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फेओफाइटिन। ध्यान देना, फेओफाइटिन जो है ये, अब ये है तुम्हारा, एक काम करो थोड़ा सा डिटेल भी देख लो, ये है तुम्हारा पूरा का पूरा थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड का ये हो जाएगा मेम्ब्रेन, बता दिया गया था कि ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो ये हो जाएगा उसका इनर मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा उसका आउटर मेम्ब्रेन।
इसके बाद अंदर में जो प्रेजेंट है जगह, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। और बाहर में इसका जो एरिया तुमको दिख रहा है, बाहर में जो रीजन दिख रहा है, ये हो जाएगा स्ट्रोमा। ये है स्ट्रोमा और अंदर में है ये ल्यूमेन। क्लियर? इनसाइड में ये हो गया ल्यूमेन। अब यहां पे जो फेओफाइटिन है वो स्ट्रोमा के साइड में होता है, चिपका हुआ रहेगा वो मेम्ब्रेन में ही, लेकिन किस साइड में होता है, किसके तरफ होता है या किसके तरफ फेस किया हुआ रहता है बोलोगे तो ये हो जाएगा फेस टुवर्ड्स स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा की तरफ ये आगे फेस किया हुआ रहता है। ये हो जाएगा तुम्हारा पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर। यहां से आ गया ये इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा फेओफाइटिन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्लियर? यहां से आ गया भाई इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना, इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएगा ये किसके पास? प्लास्टोक्विनोन के पास। तो प्लास्टोक्विनोन जो है ये तुम्हारा एक देखो, अगर हम लोग इधर बाहर बना दिए कोई सा भी एक पार्ट या कैरियर, या इधर के अंदर साइड बना दिए, तो भाई यहां पे भी वाटर है उधर भी वाटर है, तो ये हाइड्रोफिली होते हैं। और हाइड्रोफोबिक कौन से हो जाएंगे? जो ये बीचों बीच में प्रेजेंट होंगे, जैसे प्लास्टोक्विनोन। यहां पे आ जाएगा तुम्हारा सेकंड नंबर का प्लास्टोक्विनोन, PQ। ये हो गया प्लास्टोक्विनोन। अब ध्यान देना, प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया प्लास्टोक्विनोन के पास, लेकिन अच्छा प्रोसेस यहीं पे बताते हुए चलेगा, चलो यहीं से देखते हुए चलो, ध्यान देना। ये प्लास्टोक्विनोन हो गया। प्लास्टोक्विनोन के पास जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ये अकेले इलेक्ट्रॉन को नहीं लेता, ये अकेले इलेक्ट्रॉन को नहीं लेता, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये प्रोटॉन भी लेता है। और प्रोटॉन को हम लोग कौन से फॉर्म में लिखते हैं? H+ के फॉर्म में। क्लियर? तो ये अकेले इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसको प्रोटॉन का भी रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये यहां पे अभी एक क्विनोन साइकिल चलाता है। क्विनोन साइकिल, क्विनोन साइकिल। क्लियर? बुक में इतना डिटेल नहीं दिया हुआ रहता, फिर भी चीजों को सुनो और समझो। क्विनोन साइकिल चलाएगा, तो क्विनोन साइकिल के लिए इसको किसका रिक्वायरमेंट हो जाएगा? फिर प्रोटॉन का भी रिक्वायरमेंट होता है। अब मैं यहाँ पे तुमको एक और कंडीशन बता रहा हूं, देखो भाई यहाँ पे मैं तुमको टुकड़े टुकड़े में बताऊंगा, पहले आखिरी में सबको एक साथ में मर्ज कर दिया जाएगा, जैसे हम लोगों ने फोटो सिस्टम को पढ़ा हुआ था, सेम वैसे ही। तो तुमको चीजें जो है वो इंडिविजुअलिटी में भी समझ में आ जाएगा, और जब कंबाइन करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान देना, अब इसको प्रोटॉन का रिक्वायरमेंट है, ये प्रोटॉन भी चाहिए, मतलब H+ भी चाहिए, तो ये H+ आएगा कहां से? तो ध्यान दो, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट समझो पहले। जब ये नॉर्मल स्टेट में था, जब ये नॉर्मल स्टेट में था, इस केस में इसके अंदर में प्रोटॉन जो है ये ज्यादा है। क्लियर? और बाहर में जो प्रोटॉन है ये कम है, मतलब H+ कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में कम है और ल्यूमेन में ज्यादा है, ऑलरेडी पहले से ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का यहाँ पे ज्यादा होगा। अब देखना यहाँ पे होता क्या है, अंदर में ये प्रोटॉन या जो ये H+ है, इसका ग्रेडियंट बोलने का मतलब इसका डिफरेंस बाहर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होना चालू हो जाता है, मतलब अंदर में पहले से ही H+ ज्यादा है। और मैकेनिज्म यहाँ पे भी ऐसे चलेंगे कि बाहर का H+ कम होना चालू हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी कम है और कम होना चालू हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा है और ये अचानक से फिर क्या होते जाएगा, अचानक से बढ़ते हुए चलेगा, जिसके वजह से बाहर और अंदर में बहुत ज्यादा प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा। और इसी का यूज करते हुए हम लोग एटीपी को सिंथेसाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां से कैसे करना है? अब देखो मैकेनिज्म, प्रोटॉन जो है ये कैसे बढ़ता है, ध्यान देना। इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में ये क्या और एंट्री करवाएगा बाहर से? H+, क्योंकि इसको H+ भी चाहिए। क्लियर? अब प्लास्टोक्विनोन के बाद नेक्स्ट क्या आता है? साइटोक्रोम B6। क्लियर? साइटोक्रोम B6 आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा फिर? प्लास्टोसाइनिन। क्लियर? इसके बाद आ जाएगा प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन जो रहता है ये तुम्हारे ल्यूमेन के साइड में रहता है, फेओफाइटिन जो रहता है वो तुम्हारे स्ट्रोमा के साइड में रहता है, और ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये बीचों बीच रहता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक, पानी से इसको कोई ऐसा लेन देन रखना है नहीं, तो इसी वजह से ये तुमको बीचों बीच में देखने के लिए मिल रहा है। साइटोक्रोम B6 भी तुमको बीचों बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। अब आगे देखो, हालांकि इनके लोकेशन उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसको तुमको बुक में भी लिखा हुआ दिखेगा, बुक में बकायदा लाइन बना करके लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर रहता है ये तुम्हारे आउटवर्ड रहता है, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड रहता है। और वहां पे तुम्हारा
फेओफाइटिन नहीं लिखा हुआ, वहां पे प्राइमरी एक्सेप्टर लिखा हुआ है, पहले में यही एक्सेप्ट किया हुआ इलेक्ट्रॉन को, तो तुम्हारे बुक में प्राइमरी एक्सेप्टर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आज अगर ये जल्दी खत्म हो जाता है तो मैं तुमको एनसीईआरटी का वो पेज भी बता दूंगा कि कहां पे वो लिखा हुआ है, तुम वहां पे जाकर के उसको सुधार लेना, नहीं भी हुआ तो कल बताएंगे, लेकिन बताएंगे उसको। ये हो गया इतना, प्लास्टोसाइनिन हो गया, प्लास्टोसाइनिन तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है। ध्यान देना इलेक्ट्रॉन पहुंच कैसे रहे। इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आए हैं, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अब ये जब आगे इसको शिफ्ट करवाएगा, ट्रांसफर करवाएगा, तो भाई इसके पास प्रोटॉन भी ट्रांसफर करवाने के लिए है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर करवाने के लिए है। लेकिन साइटोक्रोम B6 जो है, इसको प्रोटॉन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब इसको प्रोटॉन का रिक्वायरमेंट ही नहीं हो तो यहां से यहां क्या शिफ्ट होगा या क्या ट्रांसफर होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और क्योंकि यहाँ पे ये क्विनॉन साइकिल चलाता है, तो क्विनॉन साइकिल के वजह से ये जो हाइड्रोजन इसने लिया हुआ था, आयन मतलब प्रोटॉन जो इसने लिया हुआ था, उसको ये धकेल देगा किसके तरफ, ल्यूमेन की तरफ। क्लियर। तो ल्यूमेन में पहले से ही H+ था, बाहर का H+ और ले आया। कौन लेकर के आया, पहले में प्लास्टोक्विनॉन। ध्यान देना, यही तुम्हारे बुक में 3 मोटे मोटे पॉइंट बनाया हुआ है, एक एक 2-2 लाइन के नहीं, 4-4 5-5 लाइन के 3 पैराग्राफ है, 3 पॉइंट्स बनाया हुआ है। पहले नंबर में प्लास्टोक्विनॉन को ही एक्सप्लेन किया कि प्लास्टोक्विनॉन कैसे हाइड्रोजन को लेकर के आता है नीचे, या प्रोटॉन को कैसे ल्यूमेन में पहुंचाता है। ये समझ में आ गया। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, साइटोक्रोम B6 के पास आ गया। साइटोक्रोम B6 के बाद ये जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन के पास में। प्लास्टोसाइनिन अब इस इलेक्ट्रॉन को कहां भेजेगा, ये आ जाएगा भाई PS2, PS1, ये था PS2। अब PS1 के पास आ गया, PS1 से आगे अब बढ़ाओ भाई उसका जो भी था तुम्हारा कैरियर। सबसे पहले में क्या आ जाएगा यहाँ पे, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। क्लियर। इसके बाद आ जाएगा फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन के बाद आ जाएगा फिर यहां से FNR, सब ल्यूमेन, सब स्ट्रोमासाइड, FNR। और यही FNR कराएगा क्या, यही FNR जो है ये NADP को रिड्यूस करवाएगा NADPH में। NADPH, इतना समझ में आया होगा। इतना ही बस डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके, तो तुमको याद भी होगा और समझ में भी आएगा। पहले इसको 1 बाय 1 बिना कुछ छोड़े एज इट इज ड्रॉ मारो जल्दी। जिसको मैंने अंदर के साइड में लिखा हुआ है उसको अंदर के साइड में लेना, जिसको मैं FNR को बाहर में, बाकी सबको छोड़ दो भाई, बाकी से मतलब नहीं है। FNR को बाहर में लिख देना, फेओफाइटिन को बाहर में लिख देना, ये तुम्हारे बुक में मेंशन है तो इसको तुमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब देख लेना अपने हिसाब से। एक्चुअली में उसका जो अरेंजमेंट है वो ऐसे ही रहता है, बाकी नहीं भी कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी जल्दी एज इट इज ड्रॉ करो इसको जल्दी स्पीड में, फिर इसको समझना चालू करेंगे हम लोग। डन, गुड। तो ये है हम लोगों का ऊपर ऊपर से ये डायग्राम और उसका थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेनेशन। अब मैं यहां पे प्रोसीजर तुमको और थोड़ा सा डेप्थ में लेकर के चलता हूं, ध्यान देना। क्योंकि ये PS2 है तो PS2 करता क्या है, फोटोलिसिस करता है। ये H+ को मैं बाजू में बना देता हूं। ये करवाएगा क्या, OEC, इसके पास रहेगा भाई OEC मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और OEC करेगा क्या, H2O जो रहेगा, H2O को ये कन्वर्ट कर देगा 2H+ में, प्लस हाफ O2 में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब यहां से भी H+ रिलीज हो गया। अब ध्यान दो, सबसे पहले H+ का कंसंट्रेशन को अंदर में बढ़ाने वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 ने ल्यूमेन के इनसाइड में हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, सॉरी फोटोलिसिस ऑफ वाटर करवाया हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे प्रोटॉन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कहां पे, ल्यूमेन में। पहला फैक्टर समझ में आ गया, ये पहला फैक्टर समझ में आ गया कि भाई अंदर में प्रोटॉन का नंबर ज्यादा क्यों हुआ, बाहर में उसके कंपैरिजन में कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे प्रोटॉन का डिफरेंस जो है ये बन गया। दूसरा फैक्टर देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, प्लास्टोक्विनॉन जो है वो फिर क्विनॉन साइकिल चलाएगा
और क्विनोन साइकिल से हाइड्रोजन को अंदर लेकर के आएगा, H प्लस आयन को अंदर लेकर के आएगा, मतलब प्रोटॉन अंदर ले आया। तो दो फैक्टर्स अंदर के H प्लस को इंक्रीज कर दिए। तीसरा देखो, यहां से ये इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया, पहुंच गया कहां पे, एफएनआर तक। एफएनआर तक जैसे ही आता है, एफएनआर जो रहेगा ये बाहर में स्ट्रोमा है, बाहर में क्या है यहाँ पे, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के पास ऑलरेडी H प्लस आयन जो था ये कम था, मतलब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ऑलरेडी स्ट्रोमा में कम है। ऊपर से एफएनआर जो है ये H प्लस, बचे खुचे जो भी H प्लस है उसको ये रिड्यूस करवा रहा है किस पे, NADPH बनाने में। तो बाहर में H प्लस का कंसंट्रेशन पहले से कम था, एफएनआर आने के बाद इसको और रिड्यूस कर दिया। तो अंदर में H प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, बाहर में H प्लस का कंसंट्रेशन बहुत कम। इसके वजह से प्रोटॉन का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया बाहर और अंदर में। इसी वजह से इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। आया समझ में, इसी को क्या बोला जाएगा, प्रोटॉन के डिफरेंस को प्रोटॉन ग्रेडियंट। और तीन फैक्टर्स की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट हुआ है, कौन कौन सा, सबसे पहले में याद रखना है तुमको PS2, जो खुद अपने आप में OIC रखा हुआ रहता है और OIC की वजह से ये अंदर के प्रोटॉन को बढ़ाएगा ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन बाहर से अंदर प्रोटॉन लेकर के आया। तीसरा एफएनआर, एफएनआर जो रहेगा ये बाहर में स्ट्रोमा में क्या करवाएगा, H प्लस जो कम अमाउंट में पहले से थे उनको ये अटैच करवा देगा NADP के साथ में, और NADP का ये क्या करवा देगा, रिडक्शन करवा देगा, जिसके वजह से स्ट्रोमा साइड में भी तुम्हारे प्रोटॉन जो रहेंगे ये कम अपीयर होंगे। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ। चलो जल्दी इतने को पहले दिमाग में घुमाओ, डन, गुड, वेरी गुड। अब हम लोग इसको वन बाय वन एक एक करके लिखेंगे, पहले वाले पॉइंट से उठाएंगे। अभी हम लोगों ने एटीपी नहीं बनाया है ना, अंदर में H प्लस भर भर करके पड़े हुए हैं। अब इन्हीं H प्लस, शॉर्ट में बता दे रहा हूं, ध्यान देना, इन्हीं H प्लस को, क्योंकि इन H प्लस को अब यहां से बाहर निकालने का रिक्वायरमेंट होगा। और ध्यान दो, हम लोगों ने टनल प्रोटीन पढ़ा हुआ था, मेम्ब्रेन में टनल प्रोटीन पढ़े हुए थे। ये तुम्हारे एक टनल प्रोटीन के जैसा बिहेव करने वाला है। टनल प्रोटीन क्या करता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन करवाता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है भाई, अंदर में कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक। तो यहां से ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन के थ्रू ये जो H प्लस है ये बाहर निकल करके आएगा। जब ये H प्लस अंदर से बाहर आता है तो प्रोसीजर में यहाँ पे हम लोग को देखना नहीं है, तो मैं यहीं पे चलो बता देता हूं। तो यहाँ पे होगा कि ये H प्लस अंदर से जब बाहर आएगा, ये F1 के पास में प्रेजेंट होता है क्या चीज, ATP सिंथेटेज। तो ये H प्लस को अंदर से बाहर निकालने के चक्कर में ये जो F1 है ये करेगा क्या, ADP जो रहेगा इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करवाएगा और साथ ही साथ में यहां से फॉर्म करवाएगा ये ATP, और ये जो हाइड्रोजन है ये अंदर से बाहर निकाल दिया जाएगा। आ गया समझ में। तो ये हाइड्रोजन का क्या हुआ है, यहाँ पे फैसिलिटेट डिफ्यूजन हुआ है विदाउट स्पेंडिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन को हम लोगों ने, मतलब H प्लस आयन को या प्रोटॉन को हम लोगों ने अंदर से बाहर निकाल लिया। और जब हम लोग इस प्रोटॉन को अंदर से बाहर निकालेंगे तो इसी प्रोसेस में ADP जो है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करेगा और साथ साथ बनाएगा यहाँ पे ATP। और ADP से ATP बनाने के लिए ATP सिंथेटेज का रिक्वायरमेंट होता है, और ATP सिंथेटेज प्रेजेंट होगा कहां पे, F1 हेड के पास। क्लियर, क्लियर। इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आ गया पूरा, गुड। तो अब हम लोग इसको वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट जितना हो सकता है डिटेल करने का, लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक। हो सके तो अपना भी दिमाग लगा लेना, जो तुमको एक्स्ट्रा लिखने का होगा बाजू में लिख लेना चुपचाप। चलो स्टेप्स बनाते हुए चलो सीधा। सबसे पहले लिखना इन थाइलेकॉइड, इन थाइलेकॉइड
ल्यूमेन कंटेन्स more protons than stroma. ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया. Now in the process of chemiosmosis, होगा क्या? सनलाइट इंसिडेंट्स टू फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. PS1 and PS2. Next, PS2 perform photolysis of water inside lumen. Inside lumen. अब यहां पे नाउ एक सेकेंड, इनसाइड ल्यूमेन एंड ऑल्सो रिलीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन निकाला है ना भाई. ऑल्सो रिलीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लिखो, एक नहीं चार चार इलेक्ट्रॉन्स एक बार में निकलेंगे. ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया, यहां से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया. इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. ठीक है, electrons carried by different electron carriers. अब ये लेकर के जाने वाले हैं. सबसे पहले में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रीचेस टू प्राइमरी एक्सेप्टर. बुक में प्राइमरी एक्सेप्टर सिर्फ नाम लिखा हुआ था, हम लोग यहां पे पूरा लिखेंगे. क्या हो जाएगा, फेओफाइटिन. प्रेजेंट outward of the membrane. साइड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रोमा साइड. ब्रैकेट में लिख लेना स्ट्रोमा साइड. ठीक है, स्ट्रोमा साइड. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन रीचेस टू प्राइमरी एक्सेप्टर फेओफाइटिन. देन कहां पहुंचेगा अब ये, देन प्लास्टोक्विनोन. अब प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स विथ प्रोटॉन. प्रोटॉन कौन सा, प्रेजेंट आउटसाइड द ल्यूमेन या प्रेजेंट आउटसाइड या प्रेजेंट इन स्ट्रोमा लिख सकते हो, तो लिखो. देन प्लास्टोक्विनोन PQ accept electrons with protons present in the stroma. लिख लो. जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. अब प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, ये प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, क्विनोन साइकिल वगैरह ना लिखो. प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को अब ल्यूमेन के इनसाइड में ट्रांसफर कर देगा.
PQ, transfer this proton to lumen side. भेज दिया ल्यूमेन साइड, प्रोटॉन चले गए। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां जाएंगे, आगे के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू होते हुए ये सीधा पहुंच जाएंगे कहां पे, FNR तक का। ठीक है, अब उसको और बार बार लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अब मैं यहां से सीधा लेकर के चल रहा हूं इसको कहां तक, FNR तक। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन reaches to FNR। FNR क्या हो जाएगा, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ठीक है, reaches to FNR via different इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इतना समझ में आ गया रहेगा। चलो इतने को नोट डाउन करो, फिर आगे का लिखेंगे। जितना हम लोगों ने देखा हुआ था डायग्राम में, सबको एक एक लाइन में लिखना चालू करना है भाई, सीधा सीधा। यहां पे एक और चिपका दो तो, नाउ FNR reduces NADP present in the stroma। प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, लिखो इन दिस प्रोसेस there are three major factors which are responsible to form थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। एक तो हम लोगों ने प्रोटॉन ग्रेडियंट देख लिया, अभी दो नाम और लिख लेना, उसको मैं तुरंत समझा दूंगा। रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। क्लियर, सबसे पहले नंबर पे तो अभी हम लोगों ने देखा प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। सेकंड नंबर पे आ जाएगा भाई पीएच ग्रेडियंट। पीएच का मतलब H प्लस आयन के कंसंट्रेशन से होता है। ठीक, पीएच ग्रेडियंट। और एक हो जाएगा भाई तुम्हारा यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब ये तीनों ग्रेडियंट कैसे बने हुए देखो ध्यान से। प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलने का मतलब प्रोटॉन का डिफरेंस, अंदर में प्रोटॉन ज्यादा, बाहर में प्रोटॉन कम, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया। सेकंड, अब अंदर में भाई प्रोटॉन भरे पड़े हैं, तो प्रोटॉन भरे पड़े होने की वजह से अंदर का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, और इसके कंपैरिजन में बाहर का चार्ज कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसके वजह से ये कौन सा भाई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज आया हुआ है, ये किसकी वजह से आया, केमिकल्स की वजह से आया हुआ है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अंदर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, बाहर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रिकल डिफरेंस आया कि नहीं आया यहाँ पे। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। थर्ड, पीएच ग्रेडियंट। पीएच किस पे डिपेंड करता है, H प्लस आयन पे। जहां पे जितना ज्यादा H प्लस आयन, पीएच का वैल्यू उसका उतना ज्यादा हो जाएगा। आ गया इतना समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस आयन ज्यादा है, यहाँ पे H प्लस आयन कम है, तो इस हिसाब से पीएच का भी यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। क्लियर, H प्लस अंदर में ज्यादा है तो एसिडिक मीडियम अंदर में ज्यादा हो जाएगा।
H+ बाहर में कम है तो एसिडिक मीडियम बाहर में कम हो जाएगा, सीधी सी बात। क्लियर है? तो एसिडिक मीडियम अंदर का ज्यादा, बाहर का कम, इसीलिए अंदर और बाहर में तुम्हारा पीएच का भी डिफरेंस आया हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे तुम्हारे टोटल 3 टाइप के ग्रेडियंट्स बनते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा तुम्हारा प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक हो जाएगा तुम्हारा पीएच ग्रेडियंट, एक हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आ गया होगा इतना समझ में? क्लियर? तो 3 टाइप के ग्रेडियंट्स बने। वो जो 3 टाइप के ग्रेडियंट्स बने हुए हैं, वही तीनों ग्रेडियंट से रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटीपी के सिंथेसाइज में। अच्छा, ये 3 मेजर फैक्टर्स नहीं लिखे हैं भाई, ये 3 मेजर फैक्टर्स भी लिखना है। एक काम करते हैं, मैं यहां से एरो लेकर के आता हूं और इसको मैं लिख देता हूं बाजू में। ये 3 मेजर जो फैक्टर लिखा हुआ है ना, इसको लिख रहे हैं 3 मेजर फैक्टर्स। लिख लो, कोने में लिख लो, तुम भी लिख लो। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? ओईसी। ओईसी प्रेजेंट, प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ, कहां पे आ जाएगा? PS2 विच परफॉर्म फोटोलिसिस, फोटोलिसिस ऑफ H2O। तो 3 मेजर फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा? ओईसी, PS2 में है परफॉर्म फोटोलिसिस। सेकेंड PQ ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। दो फैक्टर्स हुए भाई, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स, या तीनों ग्रेडियंट्स को मेंटेन करने के लिए या इसको बनाए रखने के लिए दो दो फैक्टर्स हुए। तीसरा FNR यूज, FNR यूज H+ present in the stroma to reduce NADP। ये 3 पॉइंट्स को तुम्हारे बुक में अच्छा खासा 4-4, 5-5, 6-6 लाइन का पैराग्राफ बना के 3 पॉइंट्स बनाया हुआ है और इन्हीं तीनों को लिखा हुआ है भाई। उसी को अच्छे से रीडिंग कर लोगे तो तुमको हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, चलो इतने को नोट डाउन करो, फिर अब बनाएंगे हम लोग एटीपी। अच्छा, एक चीज, दीज ग्रेडियंट्स आर, यहां पे लिखो, दीज ग्रेडियंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर synthesis of ATP। सिंथेसाइज ऑफ एटीपी। चलो इतने को लिखो, फिर अब बनाएंगे हम लोग एटीपी। जल्दी जल्दी, आज खत्म करना है पूरा। हो गया होगा इतना? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटॉन ग्रेडियंट F0 F1 act as tunnel protein to transfer protons from lumen to stroma।
ठीक है, ये टनल प्रोटीन के जैसा बिहेव करेगा। विच परफॉर्म फैसिलिटेट डिफ्यूजन, विच परफॉर्म फैसिलिटेट डिफ्यूजन। भाई फैसिलिटेट डिफ्यूजन और समझाने का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, हर एक एलिमेंट तुम्हारा रिपीट होगा ही होगा। यहां ना हुआ आगे होगा, आगे ना हुआ और आगे होगा, और आगे ना हुआ अगले क्लास में होगा, लेकिन होगा। तो एक भी चीज तुम्हारा फालतू का था नहीं, इसीलिए हर एक चीजों को दिमाग में बिठाने का कोशिश करो। क्लियर? ठीक है। तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन से ये क्या किया, प्रोटॉन को ट्रांसफर करवाएगा, प्रोटॉन फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। इन दिस प्रोसेस इन दिस प्रोसेस क्या लिख रहे थे भाई, छींकी आने के चक्कर में दिमाग से उतर गया। हाँ, इन दिस प्रोसेस एटीपी is synthesized, एटीपी सिंथेसिस अकर लिखो। इन दिस प्रोसेस एटीपी सिंथेसिस अकर, अकर। एफ नॉट कहां पे लिखे थे भाई, हाँ एफ नॉट जो F1 जो है ये तुम्हारा हेड होता है, हेड के पास प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिंथेटेज। प्रेजेंट इनसाइड F1 हेड, ये हेड है ना F1। क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये एटीपी सिंथेसाइज करेगा, तो F1 करेगा क्या, F1 क्या करता है, यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे ये एडीपी प्लस आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको ये कन्वर्ट कर देगा एटीपी में। एटीपी सिंथेसाइज हो गया भाई, सीधा सीधा। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा डीप यहाँ पे हम लोगों ने नहीं देखा है, सेम प्रोसेस एटीपी सिंथेसाइज करने का जो रहेगा ये हम लोग को देखना है भाई माइटोकॉन्ड्रिया वाले केस में, वहां पे और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। वहां पे हम लोग F0 F1 को भी डिटेल में देखेंगे। क्लियर? तो यहां से हम लोगों को वहां पे ज्यादा डिटेल देखने के लिए मिलता है, इसी वजह से यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स उतना को दिमाग में बिठाओ जितना अभी तुम्हारे भेजे में जा पाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, लिखो लिखो, इतने को नोट डाउन करो जल्दी। डन, गुड। ये हो गया इतना पूरा डिटेल, बस इतना ही था भाई। अब इंपॉर्टेंस इसका कभी कभार पूछ दिया जाता है कि केमी ऑस्मोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्या लिखोगे उसमें, और केमी ऑस्मोसिस का या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, एटीपी सिंथेसाइज करना, सीधी सी बात। क्लियर? बुक में भी एक ही पॉइंट दिया है, यही है, एटीपी सिंथेसाइज करना। इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, एटीपी सिंथेसाइज करना। क्लियर है? क्लियर है, तो इसका इंपॉर्टेंस आ जाएगा भाई एटीपी सिंथेसाइज, टू सिंथेसाइज एटीपी। क्लियर? आ गया होगा समझ में? चलो अब एक बार मैं पूरा रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो और दिमाग में बिठाने का कोशिश करो, जितना चीज भेजे में आ जाए बहुत बढ़िया। ये कौन सा है भाई, अच्छा ये 12th वालों का था, ठीक। केमी ऑस्मोसिस, केमी ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, ये पीटर मिशेल ने प्रपोज किया हुआ है, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट वाला है। अभी हम लोगों ने वो जो एटीपी का फॉर्मेशन रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, वो हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन में, ठीक। वो हम लोग को देखना है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये आ जाएगा भाई तुम्हारा
केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस के लिए तुम्हारे कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड थे? सबसे पहले आ जाएगा प्लाज्मा, मतलब मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बाद आ जाएगा एटीपी सिंथेसिस, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप और रेडिएशन एनर्जी। नेक्स्ट, ये है पूरा तुम्हारा प्रोसेस। इसमें से ये तुम्हारा थाइलेकॉइड हो गया। थाइलेकॉइड में से ये हो जाएगा ल्यूमेन का एरिया, बाहर में आ जाएगा स्ट्रोमा। अब इसको एक राउंड पूरा घुमा दो, यहाँ से PS2 से आ जाएगा फेओफाइटिन। फेओफाइटिन पूरा नाम याद करो। फेओफाइटिन के बाद आ जाएगा प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6F के बाद में तुम्हारा आ जाएगा प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से आ जाएगा PS1 में। PS1 से फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फेरोडॉक्सिन और FNR। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो आगे। अब सबसे पहले सनलाइट आएगा। सनलाइट आने के बाद दोनों ही फोटो सिस्टम्स पड़ेगा। दोनों फोटो सिस्टम्स पे इंसिडेंट होने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो एक्साइट होकर के बाहर चले जाएंगे। पहले वाले का पूरा हम लोग को इलेक्ट्रॉन सिस्टम से लेकर के पहुंचाना है आगे में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकल करके पहले जाएगा पहले वाले प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, जो कि तुम्हारा प्रेजेंट होता है आउटसाइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, मतलब टुवर्ड्स स्ट्रोमा। टुवर्ड्स स्ट्रोमा, ठीक है। फेओफाइटिन, तो फेओफाइटिन के पास सबसे पहले में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। फेओफाइटिन से ये पहुंच जाएगा भाई प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही नहीं लेता, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बाहर में पड़े हुए प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करेगा और ये चलाएगा क्विनोन साइकिल। क्विनोन साइकिल से प्रोटॉन जो रहता है उसको ये भेज देगा अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन को भेज देगा किधर? साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 अब उसको भेज देगा प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन उसको दे देगा किसको? PS को। क्लियर। उसके बाद तुम्हारा रह जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, वहां से चला जाएगा फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन से फिर चला जाएगा FNR में। FNR क्या करेगा? बाहर के H+ को यूज करेगा NADP को रिड्यूस करने में। आ गया होगा इतना समझ में? और इन सारे प्रोसेस में 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट। सबसे पहले फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। कहां पे होता है? ल्यूमेन में। कहां पे होगा? ल्यूमेन में, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। सेकंड, प्लास्टोक्विनोन बाहर के प्रोटॉन्स को अंदर लेकर के आ रहा है, ये तुम्हारा एक प्रोटॉन पंप मान लो। प्लास्टोक्विनोन यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा? एज अ प्रोटॉन पंप, ठीक है। ये हो गया। थर्ड, बाहर में प्रोटॉन के अमाउंट को कम करने वाला रहेगा FNR, जो कि NADP को रिड्यूस करके ये H+ के कंसंट्रेशन को कम करने वाला होगा। इन सब के काम के वजह से 3 टाइप के ग्रेडियंट यहाँ पे बनने वाले रहेंगे। सबसे पहले आ जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्लियर। और तीसरे नंबर पे तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पे pH ग्रेडियंट। 3 ग्रेडियंट्स बन गए, ठीक है। तो 3 ग्रेडियंट्स यहाँ पे बन गए और इन 3 ग्रेडियंट्स के फॉर्मेशन के वजह से या बनने के वजह से अंदर में H+ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। अब उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक टर्नल प्रोटीन के जैसा बिहेव करने वाला F1 F0 यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि फैसिलिटेट डिफ्यूजन करवाएगा अंदर से बाहर प्रोटॉन को लाने के लिए। डिफ्यूजन में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता ना भाई, ठीक है। अंदर में पहले से ही H+ के कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां से जब बाहर लेकर के आएगा तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा। और क्योंकि ये डिफ्यूजन एक टनल प्रोटीन की वजह से हो रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग डिफ्यूजन फैसिलिटेट डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर। और जब अंदर से बाहर प्रोटॉन निकाला जाएगा, इसी प्रोसेस में F1 के पास में, मतलब हेड वाले पार्ट में, यहां पे तुमको देखने के लिए मिलेगा एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज जो है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडीपी में मिला करके एटीपी को सिंथेसाइज करेगा और इस तरीके से हमारा एटीपी का फॉर्मेशन जो है ये कंप्लीट हो गया। क्लियर क्लियर, ठीक है। बस भाई इतना ही दिमाग में बिठाना था। जिसको जिसको एक बार में याद हो गया बहुत बढ़िया, और बाकी लोग माथापच्ची करो आज रात भर बैठ करके, ठीक है। और कुल मिलाकर के इतने को याद करो, ना कर पाए तो आगे आने वाले टॉपिक्स हवा बन करके उड़ जाएंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, एक एक पॉइंट तुम्हारे भेजे में रहना चाहिए। सारे के सारे कैरियर्स तुम्हारे दिमाग में घूमते रहने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कैसे कहां से कहां गए हुए हैं ये तुमको दिमाग में घूमते रहना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से 3 मेजर ऐसे फैक्टर्स काम किए हुए हैं जिसके वजह से 3 टाइप के तुम्हारे ग्रेडियंट्स को बनाया गया, ठीक है। चलो तो आज के लिए भाई इतना ही था। अब कल यहां से आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है ये सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हारे भेजे में रहे। और मैं बार बार बोल रहा हूं, रेस्पिरेशन जब हम लोग चालू करवाएंगे इन्हीं चीजों का फिर से रिपीट करवाना है। तो इसी वजह से अभी इन सब चीजों को रट्टा मार लो, तो आगे में तुमको कोई भी दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगा। खास करके ये नाम प्रोसीजर तो समझने वाली बात है, हमारे लिए रट्टा मारने वाली फैक्ट जो है वो है सारे के सारे नेम। क्लियर, ठीक है। चलो भाई तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे
कल।